नमस्कार दोस्तों, जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट 50 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, जिसमें दोस्तों जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, लेंज का नियम किससे संबंधित है। दोस्तों, सभी के सभी 20 क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और सभी के सभी फुल डिटेल के साथ वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, पहले का क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, लेंज का नियम किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। लेंज का नियम किससे संबंधित है दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। दोस्तों, बात करें नाभिकीय विखंडन दोस्तों, रॉकेट लॉन्च, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट हो जाएगा दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर। नाभिकीय संलयन का क्रिया कहाँ पर देखने को मिल जाए दोस्तों, ये जगह परमाणु ऊर्जा में, परमाणु ऊर्जा में दोस्तों, परमाणु ऊर्जा में या फिर परमाणु बम में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया देखने को मिल जाता है। दोस्तों, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया होती है, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है, जिसमें हाइड्रोजन और प्लस हीलियम, हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन से हाइड्रोजन और हीलियम का उत्सर्जन होता है नाभिकीय संलयन के रिएक्शन में। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज़्यादा होता है हाइड्रोजन, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की अधिकता ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, किस अनुच्छेद के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर किस अनुच्छेद के अंतर्गत पुनर्विचार कर सकता है, फिर से फैसले को दे सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 137। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 137। अनुच्छेद 137 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अनुच्छेद 143 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 143 की बात करें तो अनुच्छेद 143 में है उच्चतम सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय परामर्शदात्री होगा। परामर्श, अगर राष्ट्रपति को दोस्तों किसी सलाह की ज़रूरत पड़ती है तो उच्चतम न्यायालय से सलाह ले सकता है। अनुच्छेद 143 में पूर्ण रूप से उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 85 में क्या है दोस्तों, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 85 में है, दोनों सदनों के बीच अंतराल, दोनों सदनों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 85 में दिया गया है। अनुच्छेद 112 में क्या है दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है दोस्तों। वित्त विधेयक के बारे में दिया गया है, वित्त विधेयक के बारे में दिया गया अनुच्छेद 112 में। याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 112 में वित्त विधेयक के बारे में। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय एक परामर्शदात्री होगा, या फिर राष्ट्रपति को सलाह की जरूरत पड़ती है तो सर्वोच्च न्यायालय से ले सकता है। अनुच्छेद 137 में है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय अपने फैसले पर पुनर्विचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। जितने भी दिवस हैं दोस्तों, लगभग 40 से 50 दिवस जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें दोस्तों टोटल 5 दिवस के बारे में दिया गया है। 5 दिवस के बारे में बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 21 सितंबर को। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बात करें 25 नवंबर को क्या मनाया, कौन सा दिन होता है। 25 नवंबर को होता है दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस नोट कर लीजिएगा दोस्तों, 25 नवंबर को होता है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस। और दोस्तों 5 जून को क्या होता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है, ये भी नोट कर लीजिएगा। 12 नवंबर को क्या होता है, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, याद रखिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय पक्षी दिवस होता है 12 नवंबर को। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस होता है 8 मई को, याद रखिएगा दोस्तों। 4 मार्च को क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज होता है। 4 मार्च को होता है दोस्तों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 4 मार्च को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेज पड़ता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को होता है। 8 मई को होता है विश्व रेड क्रॉस दिवस, याद रखिएगा। 12 नवंबर को क्या होता है, 12 नवंबर को होता है दोस्तों
राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 25 नवंबर को होता है दोस्तों विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, और 21 सितंबर को होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। याद रखें दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। भारतीय संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा, जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों जापान के संविधान से। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा जापान के संविधान से। ब्रिटिश संविधान से क्या क्या लिया गया है दोस्तों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ब्रिटिश संविधान से तो जगह एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था। पहले तो दोस्तों एकल नागरिकता लिया गया है, एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था। संसदीय शासन व्यवस्था ये भी लिया गया है दोस्तों ब्रिटिश के संविधान से। अमेरिका के संविधान इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अमेरिका के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है, मौलिक अधिकार लिया गया है दोस्तों। राष्ट्रपति पर महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया भी लिया गया है अमेरिका के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से दोस्तों लिया गया क्या? संविधान संशोधन। संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया दक्षिणी अफ्रीका से। तो चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं दोस्तों। चारों के चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर से बोल रहा हूँ दोस्तों, ब्रिटिश संविधान से लिया गया एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था। एकल नागरिकता और संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया ब्रिटिश के संविधान से। अमेरिका के संविधान से लिया गया मौलिक कर्तव्य और महाभियोग, जो कि राष्ट्रपति पर चलाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जापान के संविधान से लिया गया है दोस्तों अनुच्छेद का प्रावधान। अनुच्छेद का प्रावधान लिया गया है जापान के संविधान से। उसी तरह दोस्तों आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? इंपॉर्टेंट बनता है डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। डीपीएसपी जी बोला जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में नगर पालिका का उल्लेख किया गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों। दोस्तों नगर पालिका कब शामिल किया गया है दोस्तों? हो जाएगा 94वां संविधान संशोधन। 94वां संविधान संशोधन जो कि 1993 में होता है, 1993 में होता है और लागू होता है 1994 में। 94वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका को शामिल किया जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो किस अनुसूची में दिया गया है दोस्तों? तो अनुसूची की बात करें तो हो जाएगा 12वीं अनुसूची। ऑप्शन नंबर 4 से हो जाएगा दोस्तों 12वीं अनुसूची में दिया गया है। 11वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? तो हो जाएगा नगर पंचायत, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के बारे में दिया गया है दोस्तों 9वीं अनुसूची में। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत दिया गया है। 9वीं अनुसूची में दोस्तों दिया गया भूमि सुधार दिया गया है दोस्तों 9वीं अनुसूची में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। तीसरी अनुसूची में क्या है दोस्तों? मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन सभी के शपथ के बारे में। तीसरी अनुसूची दोस्तों बेसिकली रिलेटेड है शपथ के बारे में। तीसरी अनुसूची रिलेटेड है दोस्तों शपथ के बारे में, जिसमें मंत्रिमंडल शामिल है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री आता है, मंत्री सभी आते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी के बारे में शपथ के बारे में डिस्कस किया गया है तीसरी अनुसूची में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुसूची बनती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष हुई है? भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष में हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1931 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों 1931 ईस्वी में जाति आधारित जनगणना होता है पहली बार 1931 में। 1931 में दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी होता है, आप लोग याद रखिएगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 3 गोलमेज सम्मेलन होता है, मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में ही गांधी जी ने भाग लिया था। गांधी जी ने मात्र एक ही गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे दोस्तों, हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और एकमात्र व्यक्ति जैसे BR अम्बेडकर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही थे दोस्तों, जो तीनों के तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होते हैं, ये भी आप लोग याद रखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। पहली बार जनगणना कब होता है दोस्तों? 10 के आधार पर अगर पूछे दोस्तों तो 1892 में हो जाएगा। पहली बार जनगणना होता है 1872 में। पहली बार जनगणना 1872 में होता है और 10 के आधार पर 1882 में, यह भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, शुष्क शिल का कैथोड किसका बना होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों। शुष्क शिल का कैथोड किसका बना होता है?
कैथोड के बारे में पूछा है दोस्तों, तो कैथोड किसका बना होता है? ये हो जाएगा जस्ता का। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा जस्ता का कैथोड बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड जस्ता का बना होता है। दोस्तों बात करेंगे अगर कैथोड के बारे में किया हुआ है तो जस्ता का हो जाएगा। एनोड किसका बना होता है शुष्क सेल का? एनोड किसका बना होता है याद रखिएगा, तो एनोड हो जाएगा दोस्तों कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। दोस्तों यूरेनियम का यूज कहाँ होता है? यूरेनियम का तो जगह नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में, ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है। ईंधन के रूप में यूरेनियम का यूज होता है, वो भी नाभिकीय रिएक्टर में। ये भी आप लोग याद रखिएगा, नाभिकीय रिएक्टर में। जैसे दोस्तों परमाणु बम बनाने में यूज होता है यूरेनियम का। सीसा का यूज होता है दोस्तों, सीसा संचायक बैटरियों में धातु के रूप में, संचायक बैटरियों में धातु के रूप में सीसा का प्रयोग किया जाता है। धातु के रूप में, धातु के रूप में प्रयोग किया जाता है सीसा का, इसलिए सीसा संचायक बैटरी में। साथ में यूज होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है सीसा संचायक बैटरियों में। सभी के सभी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें दोस्तों सभी क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, और सभी के सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों फूलों का अध्ययन अगर पूछे तो फूलों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन क्या हो जाएगा दोस्तों? एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा एंथोलॉजी। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों एंथोलॉजी। पोमोलॉजी किसका अध्ययन होता है दोस्तों? पोमोलॉजी, तो पोमोलॉजी हो जाएगा दोस्तों फलों का अध्ययन। फलों का अध्ययन हो जाएगा दोस्तों पोमोलॉजी। हार्टिकल्चर अगर पूछे दोस्तों तो फल सब्जी और फूल, अगर सभी को मिलाकर बोले तो हो जाएगा हार्टिकल्चर। और सेरीकल्चर किसका होता है दोस्तों? रेशम कीट पालन, रेशम कीट पालन हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर। रेशम कीट पालन हो जाएगा दोस्तों सेरीकल्चर। हार्टिकल्चर हो जाएगा दोस्तों सब्जी या और फलों को मिलाकर। अगर केवल फल अगर पूछे दोस्तों तो केवल फल पूछे तो पोमोलॉजी हो जाएगा दोस्तों। अगर फूलों का अध्ययन केवल पूछे तो एंथोलॉजी। याद रखेंगे दोस्तों एंथोलॉजी। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बनता है दोस्तों उत्तकों का अध्ययन। उत्तकों का अध्ययन क्या होता है दोस्तों? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी बोला जाता है दोस्तों उत्तकों का अध्ययन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। दलहन के जड़ में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम। राइजोबियम ऑप्शन नंबर 3 से हो जाएगा दोस्तों राइजोबियम। दलहन के जड़ में राइजोबियम पाया जाता है। और दोस्तों दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये जगह कानपुर में। कानपुर में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कानपुर दलहन अनुसंधान केंद्र, याद रखेंगे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कानपुर में पड़ता है। और दलहन के जड़ में कौन सा जीवाणु पाया जाता है दोस्तों? राइजोबियम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना हो जाएगा दोस्तों फाल्गुन। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा दोस्तों अंतिम महीना है दोस्तों फाल्गुन। अब पहला महीना हो जाएगा दोस्तों चैत। यह पहला महीना अंतिम महीना फाल्गुन होता है। और राष्ट्रीय पंचांग को कब अपनाया गया दोस्तों? कब अपनाया गया दोस्तों? ये हो जाएगा 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया जाता है। और 22 मार्च को कौन सा दिवस होता है दोस्तों? याद रखिएगा 22 मार्च को जल दिवस होता है। जल दिवस 22 मार्च को जल दिवस होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। 22 मार्च को जल दिवस होता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी के सभी पॉइंट, ये जो 5 से 6 पॉइंट मिला है सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों लगभग 5 क्वेश्चंस करंट अफेयर से रिलेटेड होगा। दोस्तों पाँचों के पाँचों इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों नवीनतम खाद्य एवं पेय रिपोर्ट 2024। नवीनतम खाद्य एवं पेय रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया की सबसे अच्छी गुणवत्ता का ब्रांड किसे दिया गया है? सबसे अच्छी गुणवत्ता का ब्रांड किसे दिया गया है दोस्तों? बहुत ही फेमस कंपनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अमूल को। ऑप्शन नंबर 2 से हो जाएगा अमूल को सबसे अच्छा ब्रांड नियुक्त किया गया है दोस्तों। ये किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? नवीनतम खाद्य एवं पेय रिपोर्ट के अनुसार। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे पहले विज्ञान रत्न सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों गोविंदराजन पद्मनाभन को। गोविंदराजन पद्मनाभन को ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा दोस्तों। गोविंदराजन पद्मनाभन को सबसे पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ भारतीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? हाल ही में किस हवाई अड्डे को इंडिया ट्रैवल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ भारतीय हवाई अड्डे का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद हवाई अड्डे को। हैदराबाद हवाई अड्डे को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है? हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों झारखंड में। अगला क्वेश्चन, डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? डिजिटल समन और वारंट नियमों को औपचारिक रूप देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश। और दोस्तों मध्य प्रदेश ही देश का पहला राज्य है जो कि पेपरलेस अभी कल वाले वीडियो में देखे होंगे आप लोग दोस्तों। पेपरलेस चुनाव सबसे पहले करवाया किसने दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। ये भी आप लोग याद रखिए, वो भी पंचायत चुनाव करवाया है। अगर पूछे कौन सा चुनाव हुआ दोस्तों? पंचायत चुनाव करवाया गया है पेपरलेस, ये भी मध्य प्रदेश ने ही करवाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन द्वारा कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11वां मौलिक कर्तव्य। 11वां मौलिक कर्तव्य। और 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? मौलिक कर्तव्य क्या है दोस्तों? जो है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान जो है ये 11वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा जाता है। 21 आर्टिकल में दिया गया अनुच्छेद 21A में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अनुच्छेद 21A में दिया गया है, ये भी याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? चारों के चारे वेरी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रथम बौद्ध संगति अजातशत्रु के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अगर जगह पूछे दोस्तों तो हो जाएगा राजगृह में। दोस्तों दूसरी बौद्ध संगति ये हो जाता है सेकंड नंबर का। ये कब कहाँ पर होता है दोस्तों? वैशाली में होता है दोस्तों, वैशाली में। कहाँ पर होता है दूसरी बौद्ध संगति? कालाशोक के शासनकाल में, वैशाली में। तीसरा होता है दोस्तों अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा होता है कनिष्क के शासनकाल में, ये होता है कुंडलवन में याद रखिएगा दोस्तों। प्रथम होता है दोस्तों अजातशत्रु के शासनकाल में राजगिरी में। दूसरा होता है कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में। तीसरा होता है अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में। चौथा होता है दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में। चारों के चारों ऑप्शन आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में संघ सूची में कुल कितने विषयों को शामिल किया गया था? मूल संविधान में संघ सूची की बात किया गया दोस्तों, कितने विषयों को शामिल किया गया था? एक होता है दोस्तों संघ, एक होता है समवर्ती सूची, एक होता है दोस्तों राज्य सूची। मूल संविधान में संघ सूची में कितने विषयों को शामिल किया गया था? तो हो जाएगा 97। मूल संविधान में संघ सूची में 97, ये ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों। और समवर्ती सूची की बात करें दोस्तों, समवर्ती सूची में कितना विषय था? तो समवर्ती सूची में हो जाएगा 66 और राज्य सूची में हो जाएगा दोस्तों 47। याद रखिएगा दोस्तों, राज्य सूची में 47 विषयों को शामिल किया गया था। सॉरी दोस्तों, राज्य सूची में हो जाएगा दोस्तों 66, राज्य सूची में 66 और समवर्ती सूची में हो जाएगा दोस्तों 47। समवर्ती सूची में 47, राज्य सूची में 66। याद रखें दोस्तों, मूल संविधान में संघ सूची में 97, समवर्ती सूची में 47 और राज्य सूची में 66।
और वर्तमान में दोस्तों संघ सूची में 100 है, वर्तमान में 100 है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता था? गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करपाषण। इसको बोला जाता है दोस्तों करसापण। ऑप्शन नंबर 1 से हो जाएगा दोस्तों करसापण, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा रूपक। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रूपक। इसको रुपयक भी कहा जाए, रुपयक, इसको रुपयक भी कहा जाता था, रूपक भी कहा जाता है। गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को रुपयक या फिर रूपक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? किस अभिलेख से सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों एरड़ अभिलेख से, एरड़ अभिलेख से। ये कब साक्ष्य प्राप्त हुए थे दोस्तों? ये भी डेट याद रख लीजिएगा, किस सन में हो जाएगा? 510 ईस्वी में। किस सन में होता है दोस्तों? 510 ईस्वी में, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस एरड़ अभिलेख से किसके चित्र देखने को मिलता है दोस्तों? किसका? तो जगह गोपराज सेनापति के स्त्री का उल्लेख किया गया है। गोपराज सेनापति के स्त्री का, इनके स्त्री का, ये सेनापति थे दोस्तों, इनके स्त्री का सती प्रथा का उल्लेख मिलता है दोस्तों एरड़ अभिलेख से। याद रखिए दोस्तों, एरड़ अभिलेख से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को एक शेयर वीडियो को जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।